बार बार जवाब देने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दिया जाए, ताकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और जो भी मेरे यूट्यूब के दोस्त हैं, जो पुराने हैं और जो नए भी देख रहे हैं, तो सभी के लिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि सभी का ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉर्ट आउट हो जाए। हाय दोस्तों, मैं मनोज कुमार पति हूँ। उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। और लगभग लगभग सभी को आपको पता है कि मेरा एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, जिसके जरिए मैं हर महीने 10 तारीख को एक नया बैच शुरू करता हूँ, जिसमें मैं A to Z, यानी कि बेसिक कंपोनेंट से लेकर एडवांस हार्डवेयर और बेसिक सॉफ्टवेयर से लेकर एडवांस सॉफ्टवेयर, ईएफआई बॉक्स, डिजिटल बॉक्स, अनलॉक टूल, यूएमटी टूल, एएमपी टूल, Z3X बॉक्स, ऑक्टोपस बॉक्स, इन सारे सॉफ्टवेयर के जो इंस्ट्रूमेंट है, मैं लगभग लगभग इनकी पूरी जानकारी देता हूँ। आप पहले से मेरे वीडियो को देख रहे हो। मैं ऐसा कुछ छुपाता नहीं हूँ कि ताकि तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हें थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ ताकि तुम लालच में आके मेरे क्लास ज्वाइन करो। ऐसा भी नहीं है। अगर सही मायने में आपको अपग्रेड होना है, यानी कि आपके पास कोई काम आ जाए, तो उसको आप किसी दूसरे के पास में भेज के काम बना के कस्टमर को दोगे, इससे ना तो तुम्हारा फायदा है, ना तो कस्टमर का फायदा है। फायदा सिर्फ उसी का है जिसके पास आप लोगों ने भेजा। सारा कमाई उसके पास गया, बस आप बिचौलिया बनते रह गए। अगर वही काम को आप पूरी ईमानदारी से अपने पास करते, तो कुछ अच्छा खासा रकम आपको भी मिल जाता है। और उससे भी बेहतर आप कस्टमर को कुछ कम करके जब देते हो, तो एक कस्टमर, 5 कस्टमर को, 5 कस्टमर, 500 कस्टमर को बताते हुए आपकी बिजनेस लाइन को ग्रोथ करता है। तो अगर आप लोगों को चाहिए, मेरा हर वीडियो के नीचे मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। तो आप चाहे तो वहां से मेरे से संपर्क कर सकते हैं और खुद को अपग्रेड करने के लिए मेरा क्लास को भी ज्वाइन कर सकता है। ये तो था मेरी तरफ से आपके लिए जानकारी। क्योंकि जो तो मेरे पुराने दोस्त लोग हैं, जो मेरे यूट्यूब पर के सब्सक्राइबर है, उन्हें तो पता है सबको। अब जो नया देख रहे हैं उनके लिए मैं ये जानकारी दिया। बाकी आप वीडियो को देखो। मेरे चैनल पे यूएफआई बॉक्स का कंप्लीट कोर्स अपलोड है। आप चाहो तो मेंबरशिप ज्वाइन करके यूएफआई बॉक्स की कोर्स की भी जानकारी ले सकते हो, सीख सकते हो। यानी कि कोई
बहुत सारा पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। कुछ 100-200 रुपया में आप वहां पर भी काम को सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डीप से डीप नॉलेज लेके सही मायने में अगर अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, तो मैं ये आग्रह करूंगा कि आप लोग मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा भाषणबाजी नहीं, चलो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेडमी 13C का ग्राफिक एंड लाइट सेक्शन। बहुत ज्यादा कंप्लेन आता है इस साइड में, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे दोस्तों का। खाली हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बहुत सारे कंट्रियों से अब मेरे पास मैसेज आ रहा है, कॉल पे आ रहा है, गुरु जी ये बता दीजिए क्या हो। अब मैं भी बताते बताते थक गया हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दिया जाए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ बनाया है, उसको हम देखेंगे। ग्राफिक्स के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखो, हम यहाँ पर वो ग्राफिक्स का और लाइट्स का हर एक जानकारी लेंगे, समझेंगे। अगर इसमें फॉल्ट आता है तो हम इसको कैसे सही करेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी अगर लाइट सेक्शन की हम बात करें, तो लाइट सेक्शन का सबसे जो पहला चीज होता है ना, वो सबसे पहला चीज जो होता है वो होता है इसका 1.8 वोल्ट, VIO 1.8। ये वोल्टेज जो है सबसे अहम चीज है। अगर ये वोल्टेज नहीं बना तो बाकी सब कुछ बनने के बावजूद भी वोल्टेज बनेगा नहीं, यानी कि ग्राफिक्स और लाइट दोनों ही नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर LDO सेक्शन से VIO का वो पहला लाइन, VIO का 1.8 वाला, उसका पहले देखो। यानी कि ये वाला जो सबसे पहला वोल्टेज होता है ना, ये वाला वोल्टेज जो कि हमारा पावर IC का 6358 VW का LDO सेक्शन से निकलता है। और ये वोल्टेज यहाँ पर रखने के बाद जब हमारा LCD को जाता है, तभी जाके LCD जो है, वो LCD का जो कोर डिजिटल वोल्टेज होता है वो चालू होता है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें चेक करना है तो ये वोल्टेज को चेक करो। अगर ये वोल्टेज मिल गया, अगर ये वोल्टेज मिल गया तो फिर हमें आगे की ओर जाना है। आगे की ओर हम क्या देखेंगे, ये वोल्टेज आ गया,
ये वोल्टेज आने के बाद दूसरा जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो है VSE एंड VSN। ये VSP एंड VSN ये दोनों वोल्टेज अगर नहीं भी बनेगा, जो एलसीडी के अंदर हमारा एक सर्किट होता है, जो एलसीडी का ड्राइवर सर्किट होता है, उसको चलने के लिए दो आइसोलेटेड वोल्टेज की जरूरत होता है। एक होता है VSP, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव, एंड दूसरा होता है VSN। ये किसी किसी मोबाइल में अलग अलग नाम से आता है, लेकिन यही इसका बेसिक फंडामेंटल्स है। अगर बीएसपी बीएसपी बन गया तो हमारा जो है ना, वो एलसीडी जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जब एलसीडी एक्टिव हो जाएगा तब वो फ्रेम्स का रिक्वेस्ट मांगेगा, तब वो फ्रेम्स का रिक्वेस्ट मांगेगा। तो सबसे पहले हमने देखा ये वोल्टेज पावर आईसी से हमारा एलसीडी की तरफ आया। एलसीडी की तरफ आने के बाद जो हमारा दूसरा वोल्टेज बनेगा वो बनेगा हमारा ये वाला LCM ABEE एंड LCM ABDD। LCM ABEE ये हो गया हमारा VSN, और जो LCM ABDD ये हो गया हमारा VSP। लेकिन ये वोल्टेज तब तक नहीं बनेंगे जब तक हमारे मोबाइल में डिस्प्ले का कनेक्शन नहीं होता। जब तक डिस्प्ले का कनेक्शन नहीं होगा तब तक ये वोल्टेज नहीं बनेगा। और Redmi 13C में ये जो हमारा होता है LCD ID 0 and 1, ये इसमें इस फंक्शन को दिया नहीं है। इस फंक्शन को इसने इस MIPI लाइन के जरिए ने कंट्रोल किया हुआ है। अगर LCD ID का किसी में प्रावधान हो, अगर किसी मोबाइल में LCD ID 0 जो कि प्राइमरी और 1 जो कि सेकेंडरी होता है एलसीडी का आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी कि जब तक एलसीडी नहीं लगेगा तब तक आईडी से वोल्टेज तुम्हारा सीपीयू को जाएगा नहीं, और जब तक सीपीयू को जाएगा नहीं तब तक तुम्हारा तो अ, अगर जिसमें आईडी का प्रावधान हो तो हम लोग अगर आईटी लाइन को ग्राउंड कर देते हैं तो बेचारा सीपीयू हमारा घबरा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और हमारा एलसीडी ना लगे हुए भी ये बोलता है कि हमारा एलसीडी लगा हुआ है। तब वो क्या करता है, ये वोल्टेज को जेनरेट कर देता है। लेकिन जिसमें आईडी का प्रावधान नहीं है तो वहां पर तुम्हें डिस्प्ले लगाना ही पड़ेगा। जब डिस्प्ले तुम लगाओगे तभी जाके ये वोल्टेज दोनों तुम्हारा बनेंगे। तो ये वोल्टेज बनने के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। मसलन ये एक आईसी से निकलता है जिसको आमतौर पर हम लोग ग्राफिक आईसी कहते हैं, और ये जो ग्राफिक आईसी 13C में लगा है, इसमें लगा है 630S। और इस आईसी में हमारे सीपीयू से दो लाइन निकल के जाता है, एक ENP और दूसरा है ENN, यानी कि इनाबुल पॉजिटिव एंड इनाबुल नेगेटिव। तो जब तक ये दोनों भी नहीं पहुंचेंगे सीपीयू से, यानी कि सीपीयू जब तक इस ग्राफिक आईसी को इनाबुल नहीं करेगा, जब तक इस ग्राफिक आईसी को वो इनाबुल नहीं करेगा तब तक भी ये दोनों
एबीडीडी एंड एबीईई, ये दोनों नहीं बनेंगे। ज्यादातर ये तुम्हारा वोल्टेज जो है एलसीएम एबीईई ये तुम्हारा -5.5 वोल्ट बनता है, और ये जो है +5.5 वोल्ट बनता है फॉर एबीडीडी। अगर मान के चलो यहाँ पर ई एन पी नहीं मिला, सीपीयू से ये ड्राई हो गया और किसी वजह से ई एन पी नहीं मिला। अब अगर ई एन पी नहीं मिला तो यहाँ पर एलसीएम एबीडीडी बनेगा, एलसीएम एबीडीडी बनेगा नहीं। और सिर्फ एबीईई यानी कि ये जो नेगेटिव -5.5 वोल्ट में डिस्प्ले तो चालू नहीं होगा, क्योंकि उसको पॉजिटिव भी चाहिए और नेगेटिव भी चाहिए। और ये एक बूस्ट वोल्टेज है, ये एक बूस्ट वोल्टेज है, यानी कि जो हमारा बैटरी का वोल्टेज होता है वो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज होता है। लेकिन जब हम एलसीडी की बात करें तो यहाँ पर 5.5 प्लस एंड 5.5 माइनस जरूरत है। तो इसलिए इस आईसी के अंदर एक इंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एक बूस्ट कॉइल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये इस बूस्ट कॉइल का क्या काम क्या है ना, ये बूस्ट कॉइल जो है इसके अंदरूनी वोल्टेज को बूस्ट करेगा। जैसे हमारे लाइट सेक्शन में बूस्ट कॉइल लगा होता है, उसी तरह यहाँ पर एक बूस्ट कॉइल का इस्तेमाल हुआ है। और ये बूस्ट कॉइल क्या करेगा ना, जब ई एन पी एंड ई एन एन दोनों मिलेगा तब ये दोनों वोल्टेज को वो बना के एक की ओर भेजेंगे। जब ये वोल्टेज हमारा बनेगा तभी जाके हमारा डिस्प्ले का जो डिजिटल सर्किट होता है वो चालू। और अगर हमने अभी जो मैंने बताया कि ई एन पी अगर नहीं मिला तो हमारा एबीडीडी बनेगा नहीं और सिंगल एबीवी में चलेगा नहीं। अब मान के चलो अगर इस आईसी के नीचे से ये ड्राई हुआ है तो आराम से इस आईसी को उतार के, ये छोटा सा आईसी को हम यहाँ से उतार लेंगे और उतार के इसको रिवॉल्व करके डाल देंगे। और मान के चलो ये लाइन तुम्हारा सीपीयू से मिस है, सीपीयू से मिस है, और तुम चाहते नहीं हो कि मैं सीपीयू उतारूं, क्योंकि सीपीयू उतारने का रेड रिस्क है, और तुम चाहते नहीं हो कि मैं सीपीयू उतारूं। तो सिंपल तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये आईसी को उतार लो, ग्राफिक्स वाला आईसी को, और इसके नीचे जो दो बॉल से तुम्हारा ईएनएन और ईएनपी जा रहा है, बस इन दोनों को एक जंपर बना के, इन दोनों को एक जंपर बनाओ और यहाँ पर लगा दो, या लगा के दोबारा ऐसे लगा दो। अब लगाने के बाद ये दोनों बन जाएंगे। चलो यहाँ तक हो गया हमारा। अभी हम लोगों का एलसीडी के लिए सबसे पहला कंडीशन ये था, वीआईओ को चेक करो। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हमारा डिस्प्ले का कोर लॉजिक चालू नहीं होगा। अब कोर लॉजिक चालू नहीं होगा तो डिस्प्ले कुछ भी काम नहीं करेगा। इसके बाद एलसीएम एबीडीडी एंड एलसीएम एबीवी आया गया, ये दोनों मिल गए तो डिस्प्ले का एनालॉग सर्किट चालू हो गया, डिजिटल वोल्टेज मिल गया, एनालॉग वोल्टेज मिल गया। अगर ईएनपी या ईएनएन से कोई एक तुम्हारा नहीं मिल रहा है और तुम्हें सीपीयू रिवॉल्व नहीं करना है तो सिंपल इस आईसी को उठाओ और उठा के इन दोनों को चेक करो। अगर फिर भी यहाँ पर तुम्हारा वोल्टेज नहीं बन रहा है, फिर भी अगर ये वोल्टेज तुम्हारा नहीं बन रहा है तो इस कैपेसिटर को देखना मत। ये जो है ये इसका फ्लाई कैप है। अब ये फ्लाई कैप का काम क्या होता है, इंटरनल कोर लॉजिक, इस आईसी का जो कोर लॉजिक होता है जहां पर यह वोल्टेज को जेनरेट करता है, हाई वोल्टेज को जेनरेट करता है, उसको ये वाला जो कैपेसिटर है ना, ये वाला कैपेसिटर उसको एनर्जाइज करता है, यानी कि उसको ताकत मुहैया करवाता है। और अगर ये वाला कैपेसिटर तुम्हारा खराब हो गया, चाहे तुम कितने भी कोशिश कर लो, ये वोल्टेज तुम्हारा बनेंगे नहीं। तो कंडीशन पहला वीआईओ चेक करो, कंडीशन दूसरा दूसरा ईएनएम ईएनपी चेक करो, कंडीशन तीसरा फ्लाई कैप को चेक करो। अगर यहाँ पर सब कुछ सही है फिर भी तुम्हारा वोल्टेज नहीं बन रहा है,
मसलन ये कहूँ किसी में 3.3 वोल्टेज बन रहा है या 4.2 वोल्टेज बन रहा है, तो यहाँ तो हमें 5.5 वोल्ट की जरूरत है। अगर 3.3 4.2 आया तो हमारा एलसीडी चालू नहीं होगा। तो यहाँ पर तुम्हें इस इंडक्टर को चेक करना है, इस बूस्ट कॉइल को चेक करना है। अगर बूस्ट कॉइल अंदरूनी शॉर्ट हो जाए तो ये स्विचिंग करेगा नहीं। अब स्विचिंग करेगा नहीं तो वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगा। तो वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए इसको स्विचिंग होना जरूरी है। और जब तक ये कैपेसिटर सही नहीं होगा तो स्विचिंग ही नहीं करेगा। और अगर इंडक्टर अंदरूनी शॉर्ट हो गया है तो वोल्टेज यहाँ से बाईपास हो जाएगा, यहाँ से वोल्टेज बाईपास हो जाएगा। और बाईपास हो गया मतलब यहाँ से हमारा भी सिस्टम का वोल्टेज आ रहा है जो 3.7 वोल्ट। तो यहाँ से 3.7 वोल्ट निकलेगा, और 3.7 वोल्ट से तो हमारा चलने वाला नहीं है एलसीडी। तो यहाँ पर ऐसे इंडक्टर को हम चेक करें। अगर इंडक्टर हमारा सही है फिर भी हमारा ये वोल्टेज नहीं बन रहा है, अब क्या करेंगे? अगर इंडक्टर सही है फिर भी यहाँ पर वोल्टेज हमारा बन है, तो हमें इस पॉइंट पे डीएसओ के माध्यम से फ्रीक्वेंसी को चेक करना है। यानी कि कहने का मतलब है इस पॉइंट पे अगर हम स्विचिंग का फ्रीक्वेंसी को देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इंडक्टर जो है वो स्विचिंग कर रहा है तो वोल्टेज को जनरेट करेगा। अगर यहाँ पर हमें पल्स मिल गया, यानी कि डीएसओ में हमें इस तरह का फ्रीक्वेंसी मिल गया है, तो हमें पता चल गया कि ये स्विचिंग कर रहा है। और अगर ये नहीं मिला तो हमें सिंपल क्या करना है, इस आईसी को चेंज करना है। जब तक इस आईसी को हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा ये वोल्टेज बनेगा नहीं। और इस आईसी को कम्युनिकेट करने के लिए सीपीयू इसमें दो लाइन देता है। एक होता है एससीएल यानी कि सीरियल क्लॉक, और दूसरा होता है एसडीए यानी कि सीरियल टाइमर। और अगर ये दोनों लाइन भी तुम्हारा सीपीयू से एलसीडी आईसी को यानी कि ग्राफिक्स आईसी को नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? सीपीयू इसको कम्युनिकेट ना करने पर, ना कर पाने के एवज में ये ईएनएन और ईएनपी ये दोनों वोल्टेज को बंद कर देगा। तो फिर से वही हाल है। और अगर ये पुराना मॉडल है तो पुराना मॉडल में एससीएल एसडीए अगर नहीं होगा तो भी हमारा चलेगा, क्योंकि ये स्विच ऑन होने के बाद लाइट वगैरह पिक्चर वगैरह सब कुछ आने के बाद ये पुराने मॉडल में काम करता है। अगर न्यू मॉडल है तो न्यू मॉडल है तो अगर ये दोनों नहीं मिला तो सिंपल तुम्हारा एनाबल वोल्टेज बनेगा नहीं। और अगर एनाबल वोल्टेज नहीं बना तो तुम्हारा स्विचिंग भी नहीं होगा, और स्विचिंग नहीं हुआ तो हाई वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। हाई वोल्टेज जनरेट नहीं हुआ तो डिस्प्ले का जो एनालॉग सर्किट है यानी कि डिस्प्ले के अंदर भी एक सर्किट होता है, उस सर्किट को वोल्टेज नहीं मिलेगा। और वोल्टेज ना मिलने के कारण तुम्हारा ग्राफिक्स लाइट्स दोनों नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया रहेगा। और यहाँ पर और एक कैपेसिटर है, वो एक बूस्ट कैपेसिटर है। यानी कि जब हम हाई डेफिनेशन मूवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, या कोई गेम को हम खेलते हैं तो उस टाइम क्या होता है, इस वोल्टेज पे जोर पड़ता है, यानी कि इस वोल्टेज के ऊपर ज्यादा खिंचाव होता है। तो उस खिंचाव को ये वाला जो कैपेसिटर है ना, बूस्ट कैपेसिटर, ये लगभग लगभग 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर होता है। तो ये क्या करता है, उस टाइम इस वोल्टेज को कंट्रोल करता है। और अगर ये तुम्हारा मतलब ये वाला तुम्हारा अगर खराब हो जाए या लीकेज हो जाए या ओपन हो जाए, शॉर्ट हो जाएगा तो तुम्हारा यहाँ पर खेल ही खत्म हो जाएगा, मतलब चलेगा नहीं।
और अगर लीकेज हो जाए तो ये कंजप्शन करेगा, और अगर ओपन हो जाए तो यहाँ पर ये इसको मैनेज नहीं कर पाएगा। और मैनेज अगर नहीं कर पाया तब क्या होगा ना, जैसे ही कोई हाई डेफिनेशन गेम या हाई डेफिनेशन वीडियो इस तरह का प्रोग्राम हम करेंगे तो वो सेट क्या होगा, लाइट लाइट और ग्राफिक्स जो है वो ब्लिंक करेगा, या ब्लू ब्लैक हो जाएगा, वायलेट कलर हो जाएगा, या कभी कभी ये सेट को रिस्टार्ट कर देगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, ये हमारा डिस्प्ले का जो सेक्शन था, डिस्प्ले का सेक्शन हमारा चालू हो गया। डिस्प्ले का सेक्शन जब हमारा चालू हो जाएगा तो फिर वहां से क्या होगा ना, इन लाइन, ये एमईपी के जो यहाँ पर 10 लाइन है, एलसीएम डाटा जीरो पॉजिटिव कनेक्टर, एलसीएम डाटा जीरो नेगेटिव कनेक्टर, यानी कि ये दोनों जो हमारा होते हैं प्राइमरी, यही सबसे पहला फ्रेम बना के हमारे एलसीडी को देते हैं। और जब तक तो ये फ्रेम बना के नहीं देगा, यानी कि ये, अगर आजकल के फोन में तो कोई एक मीपी लाइन अगर मिस हो जाए तो तुम्हारा सेट चलेगा नहीं, बिल्कुल डिस्प्ले तुम्हारा आएगा नहीं, ग्राफिक्स ना, लाइट ना, कुछ नहीं। और अगर और अगर नए मॉडल है तो डाटा जीरो पॉजिटिव और डाटा जीरो नेगेटिव ये दोनों आ रहे हैं। और मान के चलो डाटा वन का पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो इस टाइम हम क्या कर सकते हैं ना, ये मान के चलो तुम्हारा डाटा वन का पॉजिटिव नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, तो हम यहाँ से एक जंपर उठा के यहाँ पर भी अगर डाल देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, यानी कि ग्राफिक्स आ जाएगा। हाँ, हो सकता है कुछ फ्रेम्स मिसिंग हो जाएंगे, यानी कि जो हमारे मोबाइल के अंदर लिखा होता है ना, एफपीएस, फ्रेम्स पर सेकेंड, एफपीएस, तो वो जो फ्रेम्स होता है ना, वो कुछ माइक्रो सेकंड में जनरेट होता है, और हम लोगों को तो सेकंड में देखना भी पॉसिबल नहीं है, तो माइक्रो सेकंड की तो बात छोड़ो। अगर पुराना मॉडल है, अगर तुम किसी पुराना मॉडल में देखते हो तो इस फंडा को तुम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन न्यू मॉडल में ये काम नहीं करेंगे। न्यू मॉडल में तुम्हें वही ही करना पड़ेगा, यानी कि हर एक लाइन को तुम्हें चेक करना भी पड़ेगा। अगर मान के चलो यहाँ पर हमारा 8 लाइन में भी का डाटा जीरो पॉजिटिव, डाटा जीरो नेगेटिव, डाटा वन पॉजिटिव, डाटा वन नेगेटिव, डाटा टू पॉजिटिव, डाटा टू नेगेटिव, डाटा थ्री पॉजिटिव और डाटा थ्री नेगेटिव, और इसके साथ साथ क्लॉक पॉजिटिव एंड क्लॉक नेगेटिव। इनमें से अगर कोई एक भी खराब हो जाए, इनमें से अगर कोई एक भी खराब हो जाए तो तुम्हारा ग्राफिक्स बनेगा नहीं। इसलिए जब भी तुम्हारे पास ग्राफिक्स और लाइट्स का प्रॉब्लम वाला कोई सेट आ रहा है, तो जैसे सीक्वेंस के हिसाब से मैं बताते जा रहा हूँ वैसे ही तुम चेक करोगे, यानी कि सबसे पहले वीआईओ, वीआईओ के बाद तुम्हें चेक करना है ईएनएन पी, ईएनएन, और उसके बाद हमें एलसीएम, एबी, एबीडीडी, अगर ये नहीं बन रहा है तो अप्लाई क्या बूस्ट का आपको चेक करो। अगर ये सब कुछ सही है तो डाटा लाइन को, अपलाइन को चेक करो। ये अगर सही है, किसको चेक करो, बूस्ट कॉइल को। अगर ये भी सही है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को चेक करो। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा है तो आईसी को चेंज करो। अगर आ रहा है तो 100% यहाँ पर हमारा दोनों वोल्टेज बनेगा। अब दोनों वोल्टेज बनने के बाद हमारा एलसीडी का इसके माध्यम से डिजिटल और इनके माध्यम से एनालॉग, यानी कि एलसीडी का सर्किट जो है वो शुरू हो जाएगा।
जब एलसीडी का सर्किट शुरू हो जाएगा तो वहां पर हमें इन लाइन्स की जरूरत है। एलसीएम में जितने भी हमारा ग्राफिक्स का लाइन होता है, इन सारे लाइन के ऊपर हमें जीआर भी मिलना चाहिए, वोल्टेज भी मिलना चाहिए, और फ्रिक्वेंसी भी मिलना चाहिए। सबसे पहले जीआर, ये लगभग लगभग जो हर एक सेट होता है, किसी में अलग, किसी में क्या, किसी में क्या होता है, इसलिए जीआर का सही बताना संभव नहीं है। आप इसको वर्णों के हिसाब से देख सकते हो। तो जो भी है, ये कम से कम 350 ओम्स के ऊपर आएगा। अगर दोनों का जीआर चेक करोगे तो एक अगर 350 आया तो दूसरा 352 या 353 अंश, 2-3 अंश का फर्क रहेगा दोनों में। ये रहा तुम्हारा जीआर। सभी में जीआर को चेक कर लेना। कहाँ चेक करोगे? ये कनेक्टर के पॉइंट पे चेक करो, क्योंकि अगर इनके बीच में मीपी फिल्टर लगा है, तो मीपी फिल्टर का इस तरफ जो होता है वो सीपीयू के लिए होता है, और इस तरफ जो होता है वो एलसीडी के लिए होता है। और अगर हमने इस तरफ चेक कर किया, हमारा सही है, हम खुश हो गए, फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, इसलिए बेहतरीन पॉइंट क्या है, जब भी तुम चेक करोगे तो यहाँ एलसीडी के कनेक्टर पर चेक करोगे। एलसीडी के इन कनेक्टर पर जीआर चेक करो। जीआर, सभी में जीआर जो है लगभग लगभग बराबर है। अगर जीआर सही आ रहा है फिर भी तुम्हारा ग्राफिक्स नहीं बन रहा है, सीक्वेंस के हिसाब से जैसे मैंने बताया, अगर जीआर आ रहा है फिर भी ग्राफिक्स तुम्हारा बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर वोल्टेजेस चेक करो। यहाँ पर वोल्टेजेस को चेक करो। यहाँ पर लगभग लगभग 0.15 वोल्ट से लेकर 1.8 वोल्ट के बीच में आता है। तो ये वोल्टेज में चेक करो। अगर वोल्टेज मिल गया फिर भी ग्राफिक्स नहीं बन रहा है, तो सिंपल यहाँ पर तुम फ्रिक्वेंसी चेक करो। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को चेक करो, जो कि लगभग लगभग 99 मेगा हर्ज से लेकर 100 मेगा हर्ज तक है। तो अगर सारे मीपी लाइन्स में तुम्हारा जीआर, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी सही आ रहा है, तो 100% तुम्हारा ग्राफिक्स बनेगा। इतने तक। बाकी अगर सब कुछ सही रहा, इनमें से अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, तो तुम्हारा ग्राफिक बनेगा ही बनेगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके अलावा हमारा वो कौन कौन सा चीज है जिनका ना होने पर हमारा ग्राफिक्स और बनेगा। चलो यहाँ पर थोड़ा सा और इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि मान के चलो, मैंने कहा कि यहाँ पर जीआर जो है वो लगभग 350 ओम्स आएगा। अब मान के चलो, इसमें तुम्हारा 350 ओम्स आ रहा है और इसमें तुम्हारा 700 ओम्स आ रहा है, 700 ओम्स आ रहा है। तो ऐसा होने पर भी तो तुम्हारा ग्राफिक बनेगा नहीं। अब क्या करोगे? देखो, अगर दोनों में बराबर जीआर नहीं आ रहा है, तो 5 ओम्स ऊपर नीचे हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर 2-5 ओम से अगर ऊपर आ गया, तो हो सकता है कि ये ट्रैक तुम्हारा मिस हो, यानी कि ये ट्रैक जो है वो बीच में से कहीं कटा हुआ है, या तो यहाँ पर तुम्हारा ड्राई हो सकता है, सीपीयू के नीचे से ये ड्राई हो सकता है, या तो यहाँ पर कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। तीनों कारण बन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारा काम सीपीयू उतार के चेक नहीं करना है, क्योंकि सीपीयू उतारना, सीपीयू रिबल करना, ये हमारा लास्ट पार्ट होता है। सबसे पहले हम कनेक्टर को इंस्टॉल करेंगे।
अगर बीच में कहीं पर मीपी फिल्टर लगा है, मीपी फिल्टर को चेक करेंगे, और कुछ दूर से यहाँ से यहाँ तक क्रैक को हम स्क्रैच करके देखेंगे। अगर यहाँ पर सही है, यहाँ पर नहीं है, तो हो सकता है यहाँ से यहाँ तक क्रैक मिस है। तो एक सिंपल जंपर उठाएंगे हम, यहाँ से यहाँ तक डाल देंगे, बात हम बन जाएगा। अगर सब कुछ देखने के बावजूद भी यहाँ पर हमें 700 ओम्स का जीआर और यहाँ पर हमें 350 ओम्स की जीआर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से ये बॉल ड्राई है। तो फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीपीयू को उठा के रिवॉल्व करेंगे, तभी जाके हमारा जीआर आएगा। यहाँ पर भी दो फंडा है, यहाँ पर भी समझने वाली दो फंडा है। एक तो अगर सीपीयू खराब हो गया हो तो भी जीआर नहीं आएगा, बड़ी बड़ी जीआर आएगा, या तो कम जीआर आएगा, सॉफ्ट जैसा जीआर आएगा। अगर चाइनीज मोबाइल को देखा जाए तो इसमें जीआर जो है बढ़ के आता है, और सैमसंग को देखा जाए तो सैमसंग में जीआर बढ़ जाता है, यानी कि शॉर्ट हो जाता है ऐसे। तो उस स्थिति में या तो तुम आईसी को चेंज करो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि डाटा जीरो जो होता है ना वो प्राइमरी लाइन होता है। इसके बगैर तुम्हारा डिस्प्ले को फ्रेम्स नहीं आएगा, एफ एफ ई एस, फ्रेम्स पर सेकंड, वो नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो तुम्हारा वोल्टेज, ग्राफिक्स, लाइट कुछ नहीं बनेगा। इस टाइम तुम्हारा ब्लू डिस्प्ले, ब्लैंक डिस्प्ले, व्हाइट डिस्प्ले, इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ग्राफिक्स बनेगा नहीं। तो ये था कुछ फंडा यहाँ पर, और थोड़ा समझने के लिए हम देखे। और मैंने कहा है तुमको अभी, अगर ये पुराना मॉडल है, अगर इसमें डाटा वन पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो तुम डाटा टू पॉजिटिव से एक जंपर लेके डाटा वन पॉजिटिव में डाल के भी अपना काम को कर सकते हो। लेकिन डाटा जीरो अगर नहीं आ रहा है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। डाटा जीरो के लिए तुम्हें सीपीयू, फिल्टर और कनेक्टर, ये सारा चीजों को तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो ये जब यहाँ सीपीयू से तुम्हारा इन सारे लाइन को तुमने चेक कर लिया, सब कुछ सही है, फिर भी तुम्हारा ग्राफिक्स नहीं बन रहा है, तो आगे के रास्ता हम पकड़ेंगे, आगे के रास्ता को हम पकड़ेंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इसमें एक DSIT, LCM रीसेट, और एरर फ्लैग INT, और एक LCM एंटी। यहाँ पर चार लाइन एलसीडी के लिए और भी है। देखो, जब भी हम लोग कोई वीडियो देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या कुछ भी हम डिस्प्ले के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है ना, हर वक्त जो है डिस्प्ले जो है फ्रेम का रिक्वेस्ट भेजता है, और जब फ्रेम का रिक्वेस्ट भेजता है तभी सीपीयू क्या करता है, उनको फ्रेम बना के जीपीयू को देता है, यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को देता है। और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट उसको क्या करता है, रैम को देता है। फिर रैम क्या करता है, उनको प्रोसेस करके यहाँ पर भेजता है। तो हम बातों को जरा यहाँ पर समझो कि इस लाइन के माध्यम से एक फ्रेम तुम्हारा आ गया, ये फ्रेम तुम्हारा आ गया, और इस फ्रेम में मान के चलो MI लिखते रहेंगे। अब क्या होगा कि ये जो LCM रीसेट लाइन है, LCM रीसेट लाइन है, LCD का ये रीसेट लाइन है। और तुम लोगों को पता है एक चीज, कि जो हमारा मोबाइल होता है वो डिजिटल इक्विपमेंट होता है, यानी कि वो बाइनरी पे चलता है, यानी कि 0 1 पे चलता है। तो हर माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड के अंदर अगर हमारा सीपीयू इस डिस्प्ले लाइन को रीसेट नहीं करेगा, तब क्या होगा ना, एक फ्रेम आया, इसमें MI लोगो लिखा है, अगर इसने रीसेट नहीं किया, दूसरा फ्रेम आ गया, दूसरा फ्रेम में अगर मान के चलो और यहाँ पर कुछ वीडियो लिख के आ गया। अब क्या होगा ना, ये वीडियो के बैकग्राउंड में ये MI लिख के रह जाएगा, वो रीसेट ना होने के कारण यहाँ पर वो डिलीट नहीं होगा।
यानी कि ऐसे समझ के चलो कि अगर डिस्प्ले जो का हमारा एलसीएम रीसेट लाइन होता है ना, वो रीसेट लाइन अगर काम ना करे तो हमारा वाटर मार्क आ जाएगा डिस्प्ले में। माने एक का फ्रेम ऊपर, दूसरा फ्रेम, दूसरे फ्रेम के ऊपर तीसरा फ्रेम, इस तरह का फ्रेम के ऊपर फ्रेम चलते चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा हो रहा है तो क्या हो रहा है। और अगर ये एलसीएम का रीसेट लाइन हमारा शॉर्ट हो जाए या ये सीपीयू से हमारा ड्राई हो जाए, तब भी ये प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे पहले हमने बीआई को चेक कर लिया, एबीटीटी एबी को चेक कर लिया, और यहाँ पर मीपी लाइंस को सारे हमने चेक कर लिए। चेक करने के बाद अगर हमारा फ्रेम चेंज नहीं हो रहा है, अगर हमारा फ्रेम चेंज नहीं हो रहा है, तो इस एलसीएम रीसेट लाइन को हम चेक करेंगे, जो कि यहाँ पर जीआर लगभग लगभग तुम्हें 350 से लेकर 600 के भीतर जीआर आएगा। और यहाँ पर वोल्टेज तुम्हें 1.8 वोल्टेज मिलेगा, 1.8 वोल्टेज मिलेगा। और एक बात का यहाँ पर तुम ध्यान रखोगे, ये रीसेट लाइन जो होता है ना, वो हर वक्त हाई एंड लो होता है, हर वक्त हाई एंड लो होता है। लेकिन ये आम तौर पर मीटर में पता नहीं चलेगा, मल्टीमीटर में अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम डीएसओ को लगा देंगे तो डीएसओ में हमें ये वोल्टेज ऊपर और नीचे इस तरह का दिखेगा, वो भी माइक्रो सेकंड के अंदर। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है ना, तो भी हमारा एलसीएम रिसर्च जो है वो काम भी नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि हमारा सबसे पहले ये वीआईओ को चेक करेंगे, फिर ये एलसीडी का प्लस 5 -5 को चेक करेंगे। +5 -5 आ गया तो मीपी लाइंस को चेक करेंगे। मीपी लाइंस अगर सही है तो फिर हम आएंगे एलसीएम रिसेट। एलसीएम रिसेट एक बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि जब तक एलसीडी बार बार रीसेट नहीं होगा तो एक फ्रेम्स के बाद दूसरा, दूसरे फ्रेम्स के बाद तीसरा हमारा बनेगा नहीं। अगर ये फेल हुआ तो एक फ्रेम के ऊपर दूसरा, दूसरे फ्रेम के ऊपर तीसरा, ऐसे चढ़ जाएगा। अब जैसे हम लोग को कोई वीडियो देखते हैं उसके पीछे लोगो वगैरह आता है, उसी तरह का कई वाटर मार्क सब इसके अंदर आ जाए। अगर ये सही है फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है ना, डीएसआई टी, ये डीएसआई टी लाइन, ये डीएसआई टी लाइन क्या है ना, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस टीयरिंग इफेक्ट। टीयरिंग इफेक्ट यानी कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हाई डेफिनेशन वीडियो देखते हैं, हाई डेफिनेशन गेम खेलते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, डिस्प्ले का रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि उस टाइम में इसको फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, ये सारा बहुत कुछ ज्यादा जरूरत होता है। तो ये लाइन क्या करता है, उसको एडजस्ट करता है। अगर किसी वजह से डिस्प्ले टी लाइन तुम्हारा मिस हो गया ना, तो ऐसा समझो ना कि डिस्प्ले में क्या होता है ना, स्क्रैचेस आ जाते हैं। यानी कि पिक्चर जो होता है हाई स्कैन हो जाता है, फट जाता है, फटा फटा दिखता है, लाइनिंग्स आ जाते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइनिंग्स आ जाते हैं। तो अगर उस तरह का प्रॉब्लम आया तो ये लाइन को जरूर चेक करना। जैसे लाइन में एक 1K का रजिस्टर लगा है, अगर ये रजिस्टर भी हाई वैल्यू हो जाए या यहाँ से निकाल दिया जाए तो भी रीसेट लाइन हमारा काम नहीं करेगा। और रीसेट लाइन अगर हमारा काम नहीं किया तो जो मैंने बताया बोर्ड होगा, और टी लाइन भी काम नहीं करेगा, जो मैंने बताया अभी टी के माध्यम से भी वही प्रॉब्लम तुम्हारा आएगा। और यहाँ पर तुम्हें जीआर कितना आना चाहिए, यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो रीसेट लाइन में हमारा कम से कम 1500 ओम से लेकर 1500 ओम से लेकर
1900 ohms तक GR दिखाएगा, और DST में भी वही दिखाएगा, और टी में भी हमको 1.8 वोल्टेज मिलेगा, और रीसेट में भी हमको 1.8 वोल्टेज मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो लाइन को पकड़ो और इस रजिस्टर को चेक करो। अगर ये रजिस्टर सही है तो हो सकता है सीपीयू तुम्हारा ड्राई हो सकता है। है ना? अंत में जाके तुम सीपीयू को रिकॉल करोगे। उससे पहले ये लाइन को यहाँ पर चेक करो कितना जीआर आ रहा है, इस तरफ चेक करो कितना। अब मान के चलो इस तरफ तुम्हारा 500 का जीआर आ रहा है, इस तरफ तुम्हारा 2000 आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 500 और ये 1000 कुल मिला के 1500 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 2000 आ रहा है तो इसका मतलब है ये रजिस्टर हाई वैल्यू हो चुका है। तो यहाँ पर इस रजिस्टर को निकालो, दूसरा रजिस्टर को रिप्लेस करो। जंपर करने का कोशिश भी मत करना, क्योंकि रजिस्टर का जंपर कोई समाधान नहीं होता है। जो रजिस्टर, चाहे वो 0 ओम्स का लगे चाहे वो 5 ओम्स का लगे, कोई भी अगर रजिस्टर लगा है तो उसके जगह में कोई रजिस्टर को लगा। चलो, पी लाइन समझ गए, रीसेट लाइन समझ गए। अभी देखते हैं यहाँ पर है तो एरर फ्लैग इनिट आता है। एरर फ्लैग इनिट ये क्या चीज होता है भाई? बड़ा 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 चीज है। देखो, तुम लोग बार बार मुझे ये सवाल करते हो कि गुरुजी, जब तक हम मोबाइल को चलाते हैं तब तक हमारा मोबाइल चलता है। जब तक हम मोबाइल को चलाते हैं तब तक हमारा मोबाइल चलता है, और जैसे ही उसका लाइट बंद हो जाता है दोबारा वो चालू नहीं होता है। दोबारा फिर बैटरी निकालो या फोर्स मोड में जाओ, प्लस माइनस वॉल्यूम सबको दबा दो, जबरदस्ती रिस्टार्ट करो, तभी जाकर दोबारा आता है। तो इससे पहले इसका वजह तुम लोग जानते थे, स्लीप क्लॉक। अगर स्लीप क्लॉक में गड़बड़ी होगा तो मोबाइल स्लीप मोड में जाने के बाद दोबारा एक्टिव नहीं होता है। अगर स्लीप मोड सही है, अगर एरर फ्लैग INT यानी कि इंटरप्ट, जब मोबाइल का डिस्प्ले में लाइट चला जाता है तो इस इंटरप्ट के माध्यम से दोबारा LCD को जगाया जाता है। अगर ये इंटरप्ट तुम्हारा खराब हो गया ना, तो जब तक तुम चलाते रहो तुम्हारा मोबाइल चलता रहेगा, और जैसे ही तुम मोबाइल का लाइट को बंद कर दोगे, या तो सेट तुम्हारा रीस्टार्ट हो जाएगा या स्विच ऑफ हो जाएगा, या तो दोबारा तुम्हारा, जब तक तुम फोर्स बूट मोड नहीं करोगे तब तक तुम्हारा डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगा। और ये रजिस्टर खराब होने पर भी यही होगा, ये लाइन मिस होने पर भी यही होगा, और ये यहाँ से अगर यहाँ तुम्हारा जो हमारा एरर फ्लैग है, ये कनेक्टर अगर लूज हो जाए, खराब हो जाए, मॉइस्चर हो जाए, या कार्बन हो जाए, तब भी ये प्रॉब्लम आएगा। तो अगर डिस्प्ले बंद होने के बाद दोबारा चालू नहीं होता है तो एरर फ्लैग INT लाइन को पहले चेक करना। यहाँ पर 1.8 वोल्ट और कम से कम 1300 से लेकर 1900 का GR है। 1300 से लेकर 1900 तक GR है। अगर सही है तो हम आगे की कोच करेंगे, अगर सही नहीं है तो ये सारा चीज चेक चेक करेंगे, और फाइनल राउंड में CPU को हम रिवर्ट करेंगे, तभी जाके हमारा डिस्प्ले में ग्राफिक बनेगा। ये तो सारा हमारा हो गया। अब सबसे एक अहम पॉइंट आते हैं, एक होता है LCM NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि ये CPU के अंदर से डिस्प्ले के लिए एक थर्मल सेंस वोल्टेज आता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, बहुत देर तक डिस्प्ले को चलाते रहते हैं तो डिस्प्ले के अंदर जो है वो गर्मी पैदा होती है। तो उस गर्मी को जब ये सीपीयू महसूस करता है इस लाइन के माध्यम से, तो वो क्या करता है, या तो सेट को तुम्हारा ऑफ करा देता है, या तो सेट को क्या करता है, वो लाइट ग्राफिक्स को
कम कर देता है ताकि तुम्हारा एलसीडी जो है वो ठंडा हो जाए। ये दोनों काम करता है। और जो मेन चीज होता है वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। अगर एलसीएम एनटीसी लाइन तुम्हारा खराब हो गया, यानी कि सीपीयू से ये लाइन निकल के तुम्हारा एलसीडी को नहीं गया, अब क्या होगा? अब ये होगा कि जैसे ही तुम सेट को पावर ऑन करोगे तो एक बार हल्की सी लाइट आएगा, उसके बाद लाइट खत्म हो जाएगा। हल्की सी लाइट आएगा और उसके बाद तुम्हारा डिस्प्ले जो है ब्लैक हो जाएगा, और उसमें ब्लू वायोलेट कलर की हल्की सी लाइट तुम्हें अंदर दिखाई देगी। ये बहुत खतरनाक लाइन है। अगर एनटीसी लाइन खराब होता है तो तुम्हारा एक बार लाइट आएगा, उसके बाद गायब हो जाएगा, और तुम जाओगे लाइट सेक्शन को, लाइट कॉइल वगैरह वगैरह अगड़म बगड़म सब निकाल के दूसरा सब बदल डालोगे, फिर भी तुम्हारा लाइट बनेगा नहीं, क्योंकि अगर एनटीसी लाइन बिगड़ गया तो लाइट तुम्हारा बनेगा नहीं। अब यहाँ पर चलते हैं, इस एनटीसी लाइन को पुल अप करने के लिए यहाँ पर वीआईओ से एक लाइन, एक 100 के रजिस्टर के माध्यम से इसको पुल अप किया गया। पुल अप का मतलब क्या होता है ना, इस लाइन में जो फ्रीक्वेंसी जाता है, जो तरंगे इस लाइन से गुजरते हैं, उस तरंग को रफ्तार प्रदान करने के लिए, यानी कि गति प्रदान करने के लिए यहाँ पर एक 100 के माध्यम से इस लाइन को पुल अप किया गया। और अगर ये रजिस्टर भी यहाँ से निकल जाए या खराब हो जाए, तब भी तुम्हारा एक बार लाइट आएगा, और आने के बाद वहां से लाइट तुम्हारा बंद हो जाएगा, तो ये लाइट कभी तुम्हें चेता। अब अगर यहाँ पर हमारा वीआईओ बन गया, एबीडीडी एबीई बन गया, और हमारा सारे एमईपी लाइंस बन गए, टीएसआई डी, एलसीएम रीसेट, एरर फ्लैग, एलसीएम एनटीसी, अगर ये सब कुछ हमारा बन गया तो 100% हमारा ग्राफिक्स जो है वो बन जाएगा। अब ग्राफिक्स बनने के बाद, इसके बाद हमारा जो अगला प्रोसेस होता है वो लाइट का होता है। अगला प्रोसेस जो है वो लाइट का होता है। तो इस मोबाइल में, जो Redmi 13C में, जो हमारा लाइट के लिए आईसी इसने इस्तेमाल किया है, वो आईसी का नाम है 37BS। 37BS नाम का यहाँ पर एक लाइट आईसी इसने इस्तेमाल किया है। और ये एक एनालॉग आईसी है। ये एक एनालॉग आईसी है, ये डिजिटल आईसी हमारा नहीं है, क्योंकि डिजिटल आईसी में ज्यादातर हमारा डाटा क्लॉक की लाइन होता है, और जैसे कि हम यहाँ पर कनेक्शन देख रहे हैं तो इसमें कोई डाटा क्लॉक की लाइन नहीं है। अब क्या होगा, ये वाला जो हमारा लाइट आईसी है, सबसे पहले इस आईसी को एक 0 ohms के माध्यम से वी सिस्टम लाइन दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 3.7 वोल्टेज हमें इस आईसी के अंदर एंटर कर दिया है। अब ये वोल्टेज बनने के बाद, ये ये जो वोल्टेज बनने के बाद यही वोल्टेज क्या होता है, एक 10 माइक्रोफेराड का इंडक्टर पे आता है, यानी कि बूस्ट कॉइल में आता है। और बूस्ट कॉइल का दूसरा सिरा जो है ना, दूसरा सिरा, ये वाला सिरा इसमें लगा है, इसको हम कहते हैं स्विच है। और ये स्विचिंग तब चालू होगा, ये स्विचिंग हमारा तब बनेगा जब इसको पल्स मिलेगा। जिसको एलसीडी के माध्यम से एक पल्स जनरेट होता है, उस पल्स को हम लोग कहते हैं एलसीडी सीएबीसी, कंटेंट एडाप्टिव बैकलाइट कंट्रोल। कंटेंट एडाप्टिव बैकलाइट कंट्रोल। और ये वोल्टेज जब, ये वाला वोल्टेज जब यहाँ पर आके ही सही
लाइट आईसी को मिलता है, तभी जाके ये स्विचिंग को चालू करता है। जब ये स्विचिंग करता है, तब यहाँ पर लगभग लगभग तुम्हारा 15 से लेकर 50 वोल्ट जनरेट होता है। और इस 15 से 50 वोल्ट को यहाँ पर एक डायोड के माध्यम से डीसी बनाया जाता है। और डायोड से यहाँ पर ये वोल्टेज को हम क्या करते हैं, वीरेज WLED, यानी कि हमारा जो एनोड वोल्टेज होता है ना, एलसीएम एनोड, वो एलसीएम एनोड इसके अंदर वीरेज WLED के नाम से है। और यहाँ से ई वाला जो वोल्टेज 15 से 50 वोल्ट जो है, वो बन के इस रास्ते में हमारा एलसीडी को आता है। यानी कि एलसीडी का ये हाई पावर वोल्टेज लाइन है। और यहाँ पर 15 से 50 कहने का मतलब क्या है, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाइट को कम या ज्यादा करते हैं, तो कम के वक्त हमें 15 वोल्ट चाहिए होता है। और जैसे जैसे हम लाइट को बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं, तो उसी तरह ये 15 से आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते 50 वोल्ट तक जाता है। तब हमारा एलसीडी जो है वो हाई लुमिनेंस, यानी कि बहुत सारा उजाला को दिखाता है। इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 15 से 50 मैंने इसलिए बताया, क्योंकि तुम्हारा लाइट घटाने बढ़ाने के ऊपर ये वोल्टेज कम या ज्यादा है। अब अगर मान के चलो ये वोल्टेज तुम्हारा यहाँ पर पहुंच गया, तो ये इसने स्विचिंग चालू कर दिया। स्विचिंग चालू कर दिया तो वोल्टेज जनरेट हुआ। वोल्टेज जनरेट तो हाई वोल्टेज हमारा एलसीडी पे आ गया। अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव मिल गया, अगर पॉजिटिव मिल गया तो बिना नेगेटिव को तो हमारा एलसीडी के अंदर जो एलईडी बल्ब है वो तो जलेंगे नहीं। तो इसलिए इस आईसी से एक लाइन निकल के आता है, जो आगे चलकर 3 अलग अलग लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये हमारा एलसीएम कैथोड, एलसीएम K1 K2 K3, ये 3 लाइन के माध्यम से हमारा एलसीडी के अंदर जो एलईडी पैनल है, उनको ये अलग अलग लाइन से जाता है। अगर ये मान के चलो, अगर ये मान के चलो यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया है, ये अगर नहीं बन रहा है, तो अगर एलसीडी का ऐसा हिस्सा हम देखते हैं, तो इसमें ऐसे 3 हिस्सों में एलईडी सीरीज होकर लगा हुआ है। और इनका जो पॉजिटिव लाइन होता है, पॉजिटिव लाइन को काउंट कर दिया जाता है, ये यहाँ से आ जाता है, ये यहाँ से आ जाता है। और इनका जो नेगेटिव पॉइंट होता है ना, वो नेगेटिव पॉइंट को एलसीएम K1, फिर यहाँ से K2, फिर यहाँ से K3, इस तरह का 3 अलग अलग सेक्शन को 3 अलग अलग नेगेटिव दिया जाता है। अब मान के चलो ये नहीं मिला, तो यहाँ से यहाँ तक लाइट तुम्हारा कमजोर हो जाएगा, इस तरफ तुम्हारा लाइट फुल ग्लो करेगा। अगर ये भी बंद हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा लाइट जो है डिस्प्ले में हेजी हो जाएगा। और ये थोड़ा नेट में डिस्टर्ब हो गया था, नेट जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया था। चलो कोई बात नहीं है।
तो मैंने कहा अगर यहाँ पर ये दोनों रजिस्टर अगर हमारा यहाँ से खराब हो गया, तो चाहे तुम कितना भी कोशिश करो कि तुम्हारा लाइट जो है वो बनेगा नहीं, लाइट जो है वो बनेगा नहीं। तो अगर लाइट नहीं बन रहा है, यहाँ पर हमारा वीरेज WLED बन रहा है, तो यहाँ से इन दोनों रजिस्टर को चेक कर देना। यहाँ पर एक सीक्रेट बताता हूँ तुमको। अगर ये रजिस्टर खराब हो जाए ना, तो ये आईसी तुम्हारा बहुत ज्यादा हीट करेगा। तो आईसी अगर हीट कर रहा है, तो आईसी को बदलने से पहले इस रजिस्टर को तुम चेक कर लेना। ठीक है। अब मान के चलो क्या हुआ ना, हमारा रजिस्टर भी सही है, इंडक्टर भी सही है, डायोड भी सही है, इसके आगे कैपेसिटर लगा होता है वो भी सही है, और आईसी भी हमारा सही है, और यहाँ पर सिस्टम वोल्टेज भी सही जा रहा है। और अगर यहाँ पर सीएबीसी नहीं बना, और अगर सीएबीसी नहीं बना, तब भी तुम कितने भी कोशिश कर लो, हमारा ग्राफिक तो बनेगा लेकिन लाइट नहीं बनेगा। ग्राफिक बनेगा लेकिन लाइट नहीं बनेगा। तो इस टाइम तुम क्या कर सकते हो, चेक प्रपोज में, मैं कहता हूँ चेक प्रपोज में, अगर यहाँ चाहो तो एक 1.8 वोल्टेज तुम इंजेक्ट कर सकते हो, कहीं से भी एक 1.8 वोल्टेज उठाओ और उठा के यहाँ पर इंजेक्ट कर दो, तो तुम्हारा लाइट जो है वो बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, लाइट तुम्हारा कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि सीएबीसी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। जब हम बढ़ाते हैं वोल्टेज को, लाइट को बढ़ाते हैं, तो ये वोल्टेज को बढ़ाता है। जब हम लाइट को घटाते हैं तो ये वोल्टेज को घटाता है, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। और अगर हमने डायरेक्ट एक 1.8 वोल्टेज दे दिए, तब क्या होगा ना, लाइट जो है कम ज्यादा नहीं होगा। और क्या होगा ना, हमने कहीं से अगर उठा के दे दिए, तो ये क्या है, सीएबीसी जो है वो क्लॉक एंड डाटा के साथ जुड़ा होता है। तो जब भी हमारा सेट में लाइट का टाइमिंग खत्म हो जाता है, तो डिस्प्ले लाइट हमारा ऑफ हो जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, ग्राफिक तो ऑफ हो जाएगा लेकिन लाइट ऑफ नहीं है। लाइट क्या करेगा यहाँ से ना, लाइट जो है ना वो बैकलाइट में, मतलब एलसीडी के पीछे तुमको दिखेगा, ब्लू दिखेगा, वायलेट कलर दिखेगा, या तो हल्का सफेद दिखेगा। इस तरह का लाइट जो है वो हर वक्त बना रहे। तो इससे तुम यहाँ से इसको दो तरीके से लाइट को दे सकते हो। यहाँ से मैं तुम्हें दो तरीका बताता हूँ, तुम दो तरीके से यहाँ पर इसका लाइट बना सकते हो। या तो एक काम करो, इस V सिस्टम से दो रजिस्टर लगा दो, एक को ग्राउंड कर दो और एक को पॉजिटिव से दे दो, और यहाँ से एक वोल्टेज बना के यहाँ पर इंजेक्ट कर दो, तभी बनेगा। लेकिन इस टाइम क्या होगा ना, बैकलाइट हर वक्त तुम्हारा चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। ग्राफिक्स बंद हो जाएगा लेकिन लाइट्स बंद नहीं होगी। तो इससे बेहतर क्या उपाय है ना, ऐसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा LCM AVDD है, ये क्या होता है, जब ग्राफिक बंद हो जाता है ये वोल्टेज भी बंद हो जाता है। ग्राफिक जब बंद होता है तो ये वोल्टेज बंद हो जाता है। तो अगर इस लाइन से हम एक डिवाइडर सर्किट बना देंगे, यहाँ पर एक डिवाइडर सर्किट बना देंगे, और इस डिवाइडर सर्किट से एक सेंस वोल्टेज हम यहाँ पर दे देंगे। तब क्या होगा ना, जैसे ही ग्राफिक बंद होगा वैसे ही तुम्हारा लाइट बंद हो जाएगा, यानी कि पीछे और लाइट जलेगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, नहीं इस टाइप अगर हम करेंगे तो
हमारा लाइट जो है वो कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पर लाइट तुम्हारा हर वक्त जलता है, मतलब जो डिस्प्ले का लुमिनेंस है वो कम ज्यादा नहीं होता। अगर तुम्हारा एलसीडी खराब है तभी ये प्रॉब्लम आ सकता है। अगर एलसीडी सही है तो सीएबीसी 100% बनेगा। तो मेरे ख्याल से आपको रेडमी 13C के अंदर जितना सारा प्रोसेस था मैंने बता दिया है। अब यहाँ से अगर तुम्हारा एलसी 13C में कोई प्रॉब्लम आएगा, लाइट का ग्राफिक्स का दिक्कत आएगा, तो तुम लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी तुम्हारे तसल्ली के लिए जो जो मैंने यहाँ पर बनाया है, जो जो मैं को यहाँ पर दिखाया हूँ, उस चीज को मैं यहाँ से तुम्हें थोड़ा बोर्नियो में लेके दिखा दूँ। और ये पहले से मैंने यहाँ पर बोर्नियो को खोल के रखा है। हम्म। तो ये है रेडमी 13C। लेआउट में चलते हैं। लेआउट में चलने के बाद यहाँ से सीधा हम क्या करते हैं, इसके कनेक्टर को यहाँ से कॉपी करते हैं। ये इसका कनेक्टर है, एलसीडी कनेक्टर, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और सिमेट्रिक में लेकर पेस्ट कर देते हैं। सर्च करते हैं तो ये आ गया हमारा एलसीडी कनेक्टर का सेक्शन, ये आ गया। आप जरा गौर से देखो यहाँ से, ये एलसीएम डाटा जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि यहाँ से मिडल लाइन का सारा पॉइंट है। और ये एलसीएम एनटीसी। अब इस एनटीसी को अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर आता है 100 के एक पुल अप किया गया है, VIO 1.8 से पुल अप किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये हमारा ऑक्सिलरी इनपुट सीपीयू से। ये देखो, ये सीपीयू पे NT6769। इसके इस आईसी के बारे में मेरे चैनल में पूरी तरह से वीडियो पड़ा हुआ है। इस आईसी का एक एक बॉल, एक एक पिन के बारे में मैंने जानकारी दिया है। अगर तुम लोग चाहो तो वहां से उस वीडियो को देख के इस आईसी को भी अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो एनटीसी लाइन तुम्हें समझ में आया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, दूसरा लाइन को चेक करते हैं। दूसरा लाइन हमारा ये PRX है, ट्यूनर। ये हमारा नेटवर्क के लिए, इसको हम नहीं देखेंगे, ये हमारा LTE के लिए है। और USB DMDP का लाइन है, ये स्पीकर का लाइन है। और ये हमारा स्पीकर आउट है। ये सेंसर का लाइन है, ये माइक का लाइन है, माइक का बायस है। ये चैनल कॉन्फ़िगरेशन लाइन है, ये वाइब्रेटर का लाइन है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये LCM APTD एंड LCM APE। अगर यहाँ पर इसको डबल क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आया है। ये देखो, एक छोटा सा आईसी है। और इस आईसी का जरा अंदरूनी देख लो। यहाँ पर भी सिस्टम आया है। 4.7 का एक इंडक्टर लगाया गया है। यहाँ पर स्विचिंग हुआ, और स्विचिंग होने के बाद यहाँ से ENP एंड ENN, यानी कि हमारा सीपीयू से सीपीयू से हमारा एनआरओ आया। ये देखो, पेरिफेरल GPU सेक्शन, जनरल परपज आउटपुट। यहाँ से एनाबुल गया हमारा। एनाबुल जाने के बाद यहाँ पर ये ऐसे हमारा पॉजिटिव का एनाबुल हुआ। ठीक उसी तरह ये LCM बायोस ENN नेगेटिव एनाबुल किया। फिर डाटा क्लाइंट के माध्यम से इससे लीकेज वो किया। और यहाँ पर एक है फ्लाई कैपेसिटर देखो लगाया गया है। C3A3 बॉल के अंदर एक 4.7 माइक्रोफैराड का फ्लाई कैपेसिटर लगाया गया है। अगर ये फ्लाई कैपेसिटर भी खराब हो जाए तो भी तुम्हारा BSN BSP नहीं बनेगा। अब अंदरूनी ताकत देने के लिए यहाँ पर एक 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाया गया है, जो कि बूस्ट वोल्टेज के लिए।
अब वीन मिल जाएगा, एलएक्स मिल जाएगा, ईएनएनपी, एनएनएस, सीएलएसडीए और फ्लाई कैप, ये सारा कुछ अगर हमारा सही हो गया तो यहाँ से हमारा एलसीएम एबीडी एंड एलसीएम एबीडी, जो कि +5 और -5 दोनों वोल्टेज बन के हमारा एलसीडी कनेक्टर हो जाएगा। जब तक ये नहीं मिलेगा तो ग्राफिक हमारा बनेगा नहीं। इसके बाद अगर देखते हैं ये सारे हमारा टच का लाइन है, टच का हमें जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर देखते हैं एरर फ्लैग आईएनडी, ये इंटरप्ट का लाइन है, ये भी सीपीयू से आ रहा है। और देखो जीपीआईओ सेक्शन है, इनपुट एंड आउटपुट, जनरल पर्पज इनपुट एंड आउटपुट सीपीयू से हमारा ये लाइन निकल के गया है। और मैंने बता दिया है तुमको आईएनडी अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ध्यान रखना, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अगर आईएनटी नहीं मिला ना तो एक बार स्लीप मोड में जाने के बाद तुम्हारा सेट जाके जाने है। इसके बाद अगर हम देखते हैं एलसीडी सीएबीसी, यहाँ से निकल के ये लाइट आईसी को जाएगा। देखो ये हमारा लाइट आईसी है, और लाइट आईसी के अंदर ये कंट्रोल के नाम से गया है, यानी कि ये तुम्हारा कंट्रोल करेगा लाइट कम या ज्यादा करने के लिए। ठीक है, इसको भी देखो, ये सिस्टम इधर आया, इधर आने के बाद आईसी के अंदर गया और यहाँ पर एक 10 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर लगाया गया है। यहाँ से वो स्विचिंग हुआ और इस डायोड के माध्यम से वो डीसी में तब्दील हुआ। डीसी में तब्दील होने के बाद यहाँ से इस रास्ते में वीरेज WLED हमारा हाई वोल्टेज का लाइन जो है वो हमारा यहाँ पर आके एलसीडी के लिए पहुंच गया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं एलसीएम एलईडी के यहाँ पर 3 लाइन पे एलईडी के गया है, यानी कि एलईडी कैथोड। इसको अगर हम देखते हैं तो ये कहाँ से निकलता है, इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये इस आईसी का फीडबैक लाइन से निकला हुआ है। और यहाँ पर 2 रजिस्टर 4.7 ओम्स का 2 रजिस्टर यहाँ पर ग्राउंड हुआ है। अब अगर दोनों को देखो तो ये पैरेलल में कनेक्शन हुआ है। अगर पैरेलल सीरीज पैरेलल कनेक्शन के बारे में तुम लोगों को पता है तो तुम्हें पता होगा यहाँ पर जो रजिस्टर है वो इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या बनेगा, यानी कि यहाँ पर कितना जीआर तुमको मिलेगा। यहाँ पर कम से कम जीआर तुम्हें 2.35, 2.5 यहाँ तक जीआर बनेगा, इससे ज्यादा जीआर नहीं बनेगा। बजट के साथ 2.5 यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद हम देखते हैं ये डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस टी लाइन टीयरिंग इफेक्ट, इसके बारे में मैंने बता दिया है। और ये भी तुम्हारा सीपीयू से आ रहा है, देख लो ये है, देखो DSI डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस से ये टी लाइन, फिर यहाँ से एलसीएम रिसेट लाइन निकल के जाता है। ये देखो एलसीएम रिसेट लाइन। और रिसेट के बाद सीएबीसी तुमको समझ में आ गया, एरर फ्लैग समझ में आ गया। तो जो जो मैंने तुम्हें वहां पर बताया हर एक पिन की जानकारी मैंने दिया, यहाँ पर ये रेडमी 13C के अंदर बिल्कुल वही सारा चीज है। और मेरे ख्याल से अब भी अगर तुम लोगों के पास रेडमी 13C के ऊपर लाइट ग्राफिक्स का अगर प्रॉब्लम आए तो मेरे ख्याल से अभी तुम्हें तुम लोग पीछे नहीं हटोगे, आराम से लाइट ग्राफिक्स बना लोगे। लेकिन ध्यान रखो, फिर भी एक बार कहता हूं, कभी भी सीपीयू तुरंत उतार के रिवॉल्व मत करो, क्योंकि ऐसा करने पर मोबाइल के अंदर तरह तरह का अलग अलग प्रॉब्लम लग जाता है। तो जब तक तुम्हें फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता है कि यहाँ से हमें सीपीयू को रिवॉल्व करना जरूरी है, तब तक तुम सीपीयू को रिवॉल्व मत करना। जब जरूरी समझोगे तभी जाके सीपीयू को रिवॉल्व करोगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और जो देख रहे हो तुम लोगों को अच्छा लगा। किसी तरह का डीप नॉलेज अगर चाहिए तो अगले 10 तारीख से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो।
और अपने आप को अपग्रेड करो। और एक कंप्लीट मैकेनिक बनो, आधा अधूरा मत बनो। आधा अधूरा ज्ञान जो है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो बनना है तो पूरी तरह से बनो, और किसी के ऊपर निर्भर मत करो। और हर वक्त मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। कभी कभी मुझे मैसेज देखने में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। शुक्रिया, इतना कीमती वक्त आप मेरे को देने के लिए। और आखिर में मैं इतना कहता हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने पर हमें मदद मिल जाएगा, शेयर करने पर उन जरूरतमंदों को मदद मिल जाएगा जिनके पास साधन नहीं होता है पढ़ने के लिए। कम से कम दिल को सुकून मिलेगा अगर इस वीडियो को देख के कोई बंदा अपना काम बना लेगा, तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगा। तो शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। लाइक करूंगा, अच्छा देखेगा। ठीक है ना।